स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक लास्ट टॉपिक है फाइलम। ये जो चैप्टर आपका है रिप्रोडक्शन के ऊपर इसमें, और उसके साथ ही हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बात हो रही है, ये हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से हो सकती हैं और इनके लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है और बहुत सीरियस किस्म की कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकती हैं। तो डिजीज़ में पहले है गोनोरा, फिर साइफिलिस है, फिर जेनिटल हर्पेस है और उसके बाद एड्स है। अब हम वन बाय वन बात करते हैं। गोनोरा जो है वो निसेरिया गोनोरी नाम के एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव है। आपको पता है कि ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो वेजाइना सर्विक्स पोर्शन है फीमेल में, जैसे वहाँ ये इन्फेक्शन पैदा करते हैं और म्यूकस सिक्रीट करने वाली मेम्ब्रेन्स में इरिटेशन पैदा करते हैं। अगर कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है तो जो न्यू बॉर्न है, क्योंकि उसने बर्थ कैनाल वेजाइना और सर्विक्स से ही पास होकर दुनिया में वजूद में आना है, तो उसको आई इन्फेक्शन हो सकता है ड्यूरिंग बर्थ अगर वो इस डिज़ीज़ को कैरी कर लेता है, क्योंकि ये बहुत कॉन्टेजियस डिज़ीज़ है। यानी कॉन्टेजियस का मतलब है कि बड़ी तेज़ी से ये जल्दी से फैल जाती है, लग जाती है। साइफिलिस ये स्पायरोकीट एक बैक्टीरियम के थ्रू होती है। स्पायरोकीट्स का आपको पता है कि जो स्प्रिंग की तरह शेप रखते हैं और उसका नाम है ट्रिपोनीमा पैलेडियम। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज करता है। आइज़ में आंखों के पीछे की तरफ जो जोड़ है उनको डैमेज करता है, और अगर इन्फेक्शन नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाए तो वहाँ पर भी क्रिएट कर सकता है। स्किन में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, हार्ट में भी कर सकता है, और ज़्यादातर ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होते हैं। जेनिटल हर्पेस, इट इज़ कॉज बाय हर्पस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस। ये वायरस का नाम है और ये बड़ी तेज़ी से फैलता है, इन्फेक्शन कॉज करता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। इट प्रोड्यूसेस जेनिटल सोरनेस एंड अल्सर्स इन द इन्फेक्टेड एरियाज। ये वहाँ पर कैविटीज़ पैदा कर देता है जो कि इतनी ज़्यादा डीप हो जाती हैं कि जहाँ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, लाइनिंग डैमेज हो जाती हैं, टिश्यू है तो वो टिश्यू डैमेज हो जाता है और जिसकी वजह से सुराख से बन जाते हैं, जिसे अल्सर फॉर्मेशन कहते हैं। जेनिटल सोरनेस का भी मतलब ये है कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है। अगर इन्फेक्टेड फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है तो वायरस उससे उसके बच्चे को भी मुंतकिल हो सकता है बर्थ के दौरान, और होने वाले बच्चे की आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन हो सकता है। अगली डिजीज़ है एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पेपर में अक्सर सवाल आ जाता है कि एड्स का पूरा नाम क्या है, तो आपने लिखना है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आप एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में तो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ये अनफॉर्चुनेटली सेक्चुअली ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़ में से एक है और अब तक दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, और जो पेशेंट भी इस मुजीमर्स का शिकार हो जाता है उसकी उम्र फिर 2-3 साल से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये सिंड्रोम है। सिंड्रोम उस चीज़ को कहते हैं जो कि कलेक्शन ऑफ डिजीज़ हो, यानी जिसको सिंड्रोम हो जाता है तो उसको कोई एक बीमारी नहीं होती, उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये जिसको भी एड्स लग जाए सेक्चुअली, तो वो एड्स की तमाम अलामात और तमाम प्रॉब्लम से गुजरेगा जो कि हम एक आम कॉमन एड्स पेशेंट को देख सकते हैं। वैसे तो एड्स के फैलने के बहुत सारे और ज़रिए, वायरस जो है वो इस्तेमाल शुदा ब्लेड के ज़रिए, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया गया किसी सर्जरी के दौरान, उसमें वायरस था, उसको नहीं, ब्लड को नहीं स्क्रीन किया गया, यानी किसी भी सोर्स से अगर इन्फेक्शन जो है वो जो वायरस है वो जिस्म में दाखिल हो जाता है तो एड्स कॉज कर सकता है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी हो सकता है और फिर वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसी तरह शुरू हो जाएंगी जैसे आप एक आम एड्स पेशेंट पे देखते हैं। हमारा अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर 19 और इसका टाइटल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ का मतलब है नशोनुमा, और डेवलपमेंट भी कमोबेश इसी मायनों में आती है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ग्रोथ जो है वो तमाम ज़िंदगी रहती है। ये बॉडी के अंदर होने वाले ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे बॉडी में की लंबाई में इजाफा होता है, और अगर लंबाई में इजाफा नहीं होता तो बॉडी में दूसरे तरीके से सेल्स बनने का अमल जो है वो चलता रहता है। द प्रोग्रेसिव चेंजेस विच आर अंडरगॉन before an organism acquires its adult form constitute embryonic development.
जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद वो मल्टी सेलुलर वॉल बन जाता है एम्ब्रियो, फिर उसमें ऑर्गन बनते हैं, फिर उसको हम फीटस कहना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो साइज़ में इंक्रीज़ होता चला जाता है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की यहाँ डेफिनेशन आ गई कि वो प्रोग्रेसिव चेंज जिसके नतीजे में एक जानदार एडल्ट में चेंज हो जाता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है वो परमानेंट होती है, तमाम ज़िंदगी के लिए होती है, इरिवर्सिबल होती है, यानी जितनी ग्रोथ हो चुकी है अब ये वापस नहीं जाएगी और ऑर्गेनिज्म को मैच्योर करने का बायस बनती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट पौधों में। प्लांट्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट सेल डिवीजन, एलोंगेशन, डिफरेंटिएशन पर मुश्तमिल है। सेल डिवीजन इसलिए क्योंकि सेल्स डिवाइड करके नए सेल्स बनाएंगे तो जिस हिस्से में सेल डिवीजन हो रही होगी वो हिस्सा लंबा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। पौधों में ग्रोथ वैसे भी दो तरह की होती है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। आपको पता है प्राइमरी ग्रोथ लंबाई में इजाफा करती है और सेकेंडरी ग्रोथ उसकी मोटाई में, गर्थ में इजाफा करती है। एलोंगेशन, सेल्स जब बन जाते हैं तो सेल्स थोड़े से लंबूतरे भी हो जाते हैं और अपने मैक्सिमम साइज़ को पहुंच जाते हैं जिससे वो नॉर्मल तरीके से अपने काम सर अंजाम दे सकते हैं। डिफरेंटिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी वजह से जो पौधे हैं उनके अंदर या जानवर जो भी हैं, जितने भी जानवर हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर सेल्स का जो बेसिक पैटर्न होता है स्ट्रक्चर का वो तो सेम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह, लेकिन हर सेल जो है वो मखसूस शेप और फॉर्म एक्वायर कर लेता है ताकि जो फ्यूचर में उसने फंक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए वो तैयार हो जाए, तो उसको डिफरेंटिएशन कहते हैं। तो ये पौधे के टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में होती रहती है। ग्रोथ अगेन जैसे आपने कहा इरिवर्सिबल है, यानी पौधे की जितनी लंबाई में इजाफा हो जाएगा ग्रोथ की मदद से वो इरिवर्सिबल है, वो वापस नहीं जा सकता। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ये प्रोग्राम्ड सीरीज स्टेजेस है, यानी न्यूक्लियस एक मखसूस प्रोग्राम के तहत इनको सर अंजाम देते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट जो है वो होती चली जाती है, सेल्स डिफ्रेंशिएट होते जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन मुख्तलिफ होता चला जाता है, ये मखसूस ऑर्गन्स के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, मखसूस टिश्यूज़ के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और मखसूस सिस्टम्स पैदा करते हैं किसी भी बॉडी में, प्लांट बॉडी में, ताकि प्लांट बॉडी के तमाम सिस्टम नॉर्मल वे में काम करें तो प्लांट बॉडी भी ज़िंदा रह सके। अ प्लांट हैज़ अ ग्रोथ पैटर्न कॉल्ड ओपन ग्रोथ। प्लांट की जो ग्रोथ पैटर्न है उसको ओपन ग्रोथ कहते हैं। Throughout life, the plant adds new organs such as branches, leaves, shoots, emerging, enlarging from the tips of roots and shoots, but the rate of growth is not uniform throughout the plant body. अब इसको हम प्लांट बॉडी की जो ग्रोथ है इसको ओपन ग्रोथ इसलिए कह रहे हैं कि प्लांट बॉडी में कोई जगह नहीं ऐसी होती कि जहाँ से शूट वगैरह जो हैं, रूट से, टिप्स से ब्रांचेस वगैरह जो हैं वो ना निकलती हों, और फिर बहुत सारा जो पत्ते हैं उनकी फॉर्मेशन भी इसी तरह होती है, कोंपलें बनती हैं, नई शाखें बनती हैं और उसके नतीजे में पौधा जो है लंबा होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, फलता फूलता चला जाता है। लेकिन ये एक यूनिफॉर्म लाइफ में नहीं, एक यूनिफॉर्म फॉर्म में नहीं होती, यानी सबका एक ही पैटर्न नहीं होता। कुछ ब्रांचेस आप देखेंगे कि ज़्यादा लंबी है, कुछ ब्रांचेस आप देखेंगे कि छोटी, इसीलिए इसको ओपन ग्रोथ कहा गया है। मेरी स्टेम जो होते हैं ये टिप पर पाए जाने वाले टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि पौधे के स्टेम पर पाया जाने वाला जो मेरी स्टेम है उसे एपिकल मेरी स्टेम कहते हैं, और इसमें जो यंग सेल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है डिवाइड एंड रीडिवाइड करने का, जिसके नतीजे में वो तेज़ी से डिवाइड करते चले जाते हैं और पौधे की लंबाई में इजाफा करते चले जाते हैं। इसी तरह जो ग्रोइंग पैटर्न है पौधों में, ग्रोथ इज़ नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स कॉल्ड ग्रोइंग पॉइंट्स। द एंटायर प्लांट बॉडी इज़ नॉट केपेबल ऑफ ग्रोइंग। पौधे की तमाम हिस्से एक जैसा ग्रोथ पैटर्न नहीं रखते और एक जैसा उनमें ग्रोथ करने का पोटेंशियल भी नहीं होता, मुख्तलिफ में मुख्तलिफ होता है। दीज ग्रोइंग पॉइंट्स कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ सेल्स विच आर केपेबल ऑफ डिवीजन। दीज ग्रोइंग पॉइंट्स आर कॉल्ड एज मेरिस्टेम्स। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि मेरिस्टेम्स वो टिश्यूज़ हैं जो मखसूस उन जगह पर पाए जाते हैं जहाँ से लेंथ में इजाफा करना होगा पौधे की, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम। इसी तरह जो गर्थ है उसमें इजाफा करने के लिए सेकेंडरी ग्रोथ का पैटर्न है वो है।
अब एपिकल मेरिस्टेम यहाँ ऊपर पहले एक्सप्लेन किया जा रहा है मेरिस्टेम की किस्मों में से। एपिकल मेरिस्टेम टिप्स पर पाया जाता है, रूट्स की शूट्स की ज़हरी बात है टिप पर होगा, तो जितना यहाँ डिवीजन और रीडिवीजन होती चली जाएगी, ये जो टिप्स हैं एलोंगेट होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, फलती फूलती चली जाएंगी, जड़ें भी ग्रो करती जाएंगी और ज़मीन के अंदर पौधे की बॉडी को अच्छे तरीके से पेवस्त रखेंगे। दीज आर द परपेचुअल ग्रोथ जोन्स फाउंड एट द एपिसेस ऑफ रूट एंड स्टेम। परपेचुअल का मतलब है कि हमें ये पता है कि यहाँ पर मेरिस्टेम ही होगा, यही टिश्यू होगा और यही काम सर अंजाम देगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मामले में।